मैं डॉक्टर नरेश वरकड़े, वरिष्ठ कंसल्टेंट सीनियर फिजिशियन कटरा हॉस्पिटल मंडला में कार्यरत हूँ। आजकल डस्ट, सबसे ज़्यादा डस्ट से जितने भी रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस होते हैं, श्वास संबंधी इन्फेक्शन होते हैं, वो डस्ट से हो रहे हैं। वो इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि ये एयर में रहती है। कोई भी किसी भी कारण से धूल उड़ रही हो, उससे जो दमा के ऑलरेडी दमा के पेशेंट हैं, वृद्धजन हैं, और ख़ासकर बच्चे, आजकल बच्चे को स्कूल चल रहा है और बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, फेफड़े इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। वहाँ पर कोई अगर इन्फेक्शन या फिर एलर्जन अगर आ गया तो ये उनके लिए श्वास संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। ये दमा भी बन सकता है और उनको काफ़ी तकलीफ हो सकती है, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। मंडला में अभी इतने सारे कार्य चल रहे हैं, मैं देखता हूँ रोज़ इतने सारी धूल उड़ती हैं और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। बेचारे बच्चे भी ऐसे ही ऑटो में जा रहे हैं। और अभी पिछले 2 हफ्तों से सीज़न भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन और सांस संबंधी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं। और अचानक से 2 हफ्ते में हमारे पास पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, वृद्धजन भी शामिल हैं, और ख़ासकर दमा और सांस वाले मरीज़ वो ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। एहतियात के तौर में यही कर सकते हैं कि धूल धड़के वाले इलाके से दूर रहें, मुंह में मास्क पहनें, और अगर उससे और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर को आके दिखाएं। मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब धूल तो उड़ रही है, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मास्क ही एक है जो आप पहन सकते हैं, और बच्चों को मास्क पहन के स्कूल भिजवाएं ताकि ये धूल से उनको परेशानी ना हो। ये इनकी स्थिति ऐसी है कि इनकी स्थिति इमरजेंसी कंडीशन तक बिगड़ सकती है, सांस उखड़ भी सकती है, और अगर समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए तो मरीज़ की मृत्यु तक हो सकती है। और सांस वाले मरीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और बच्चे भी हैं इसमें। मेरा नाम डाइटिशियन रश्मि वर्मा है। और ख़ासकर जो आपने बच्चों की बात की कि धूल और मिट्टी का क्या असर है, तो सबसे पहले ये जो धूल मिट्टी हमारी बॉडी में जाती है वो नाक और मुंह के द्वारा जाती है, और ये हमारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है, जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ बच्चों को स्किन प्रॉब्लम भी होने का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है, और बहुत से इसमें ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि बच्चे की इम्यून पावर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा भी होगा कि बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ अगर धूल डस्ट बच्चों की आँखों तक पहुँच रही है तो बच्चों में आइज़ इन्फेक्शन के भी चांसेस बन जाते हैं। ये जो परेशानी है ये तो एक जन्म लिए बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक, इवनली बड़े लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत से ऐसे बैक्टीरिया, वायरस हैं जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं। बड़े लोग तो इसे फेस कवर करके, मास्क लगा के काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, पर बच्चों को मास्क लगाना या उनका फेस कवर करना भी पॉसिबल नहीं होता। इम्यून सिस्टम पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक डेटा की बात करें तो कुछ हद तक जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बच्चों को के लिए सही हैं, क्योंकि उसमें बच्चे का ऑटो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को कंटिन्यू इन्फेक्शन होता रहा तो फिर बच्चा उसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा और उसको इन्फेक्शन बढ़ते जाएंगे। इसका हल यही है कि हमें बच्चे को धूल डस्ट से बचा के रखना चाहिए। आपके आसपास अगर आप डस्टिंग कर रहे हैं, या आप अभी जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो लोगों ने कूलर, एसी वगैरह ऑन कर लिए, तो जो कंप्रेसर से धूल डस्ट भी निकलता है वो भी बच्चे के लिए नुकसानदायक है। तो आपको सबसे पहले बच्चों को उन जगह से दूर रखना है जहाँ पर धूल डस्ट बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ में आपको, जहाँ पर आपने देखा होगा कि गेहूँ की कटाई या ये भी जो फसलें काटी जा रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। या घरों में चूल्हा जलाया जाता है तो चूल्हे से निकलने वाला धुआं भी बच्चे में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो आसपास के माहौल में जो डस्ट हो रही है वो सीधा बच्चे के नाक, आँख और मुंह से अंदर जा रही है, तो बच्चे को हमें टोटल कवर करके रखना पड़ेगा। और हो सकता है जहाँ पर भी ये वर्क चल रहा है तो आप बच्चों को उधर, उस जो एरिया में है वहाँ से बच्चों को दूर रखें कि बच्चा उसके संपर्क में ही ना आए। सबसे ज़रूरी अंग होता है हमारा रेस्पिरेशन का। नाक के थ्रू फेफड़ों में जाती है चीज़ें, और
रेस्पिरेशन में दिक्कत करती हैं। अभी सबसे ज़्यादा परेशानी है अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है कई कारणों से। एक तो इन्फेक्शन फैला हुआ है शहर में H3N2। H3N2 एक तरह का इन्फ्लुएंज़ा होता है जो वायरल इन्फेक्शन है, और ये भी अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का एक वजह है, और इसके कारण काफ़ी समय तक सर्दी जुकाम रहता है, बुखार की परेशानी रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये तो चल ही रहा है। साथ ही साथ आजकल फसल कट रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि धूल भी उड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें, धूल और जो फसल कटती है उसका जो पार्टिकल्स उड़ते हैं, ये सारी चीज़ें रेस्पिरेशन के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो इन्फ्लुएंज़ा से बचने के लिए, H3N2 से बचने के लिए, और साथ ही कोरोना का खतरा तो बना है, हालांकि इसकी सरकारी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, और ये धूल और डस्ट के कारण जो समस्याएं हो रही हैं, इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि लोग मास्क लगाएं, चेहरे को कवर करें, जो धूप से भी बचाएगा। और गर्भवती महिलाओं में, क्योंकि वैसे ही उनका एब्डोमेन डिस्टेंडेड रहता है प्रेगनेंसी के कारण, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी वैसे भी होती है, थोड़ा हल्का काम करने से भी सांस फूल जाती है, और इन सब कारणों से जो वायरल इन्फेक्शन फैला है और धूल और डस्ट जो उड़ रही है, उससे उनको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये सारी छोटी सावधानी रखें। हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें ताकि गला उनका गीला रहे और इन्फेक्शन की चांसेस कम हो जाती है। घर में उपलब्ध नमक के गुनगुने पानी से कई बार दिन में 3 से 4 बार हम गरारे कर सकते हैं, और अच्छे ताज़े फल और सलाद का उपयोग कर सकते हैं, जैसा हम पहले के समय में कर रहे थे कोरोना के बचाव के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। वो सारे उपाय हम दोबारा कर सकते हैं। और यदि हम हो सके तो आसपास अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ष में पौधों का रोपण करें कि ये धूल की समस्या से हम आगे को छुटकारा पा सकें।